हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवाज़ स्टडी पर। दोस्तों, आज का क्लास होने वाला है राजनीतिक शास्त्र के सब्जेक्ट से। तो दोस्तों, आज इस क्लास में राजनीतिक शास्त्र के पहले चैप्टर से लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर से टॉप एमसीक्यू को करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है 2025 में, यानी इसी साल। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास हो सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं और यही सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को भी मिल सकते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास करवाया गया है और साथ ही साथ 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी क्लास करवाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करनी है, तो आप 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का क्लास ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज राजनीतिक शास्त्र का ये क्लास पहला क्लास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस क्लास में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर से टोटल क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं, जो कि ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएँ। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शन है किंग, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस या जेड गुड्डी। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेड गुड्डी। जेड गुड्डी ने लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज संस्थाएं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाएं। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन है 50%, 25%, 33% या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33%। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो चलिए ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन बी है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ऑप्शन सी है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है। ऑप्शन डी है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए सही है।
कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? तो प्रश्न है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? तो ऑप्शन है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या भारत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत, जाति पर आधारित विभाजन भारत में ठीक किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? शर्म के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए हैं? ऑप्शन है, स्त्रियां चार दीवारियों से सिमट कर रह गई। ऑप्शन बी है, स्त्रियां आर्थिक रूप से विपन्न रह गई। ऑप्शन सी है, स्त्रियां स्वतंत्र हो गई। और ऑप्शन डी है, स्त्रियां शर्म करने जैसी बीमारी से बची गई। तो शर्म की लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। ऑप्शन है, स्त्री पुरुष की जैविक बनावट। ऑप्शन बी है, दोनों के बारे में प्रचलित रीढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं। ऑप्शन सी है, दोनों में साक्षरता दर। और ऑप्शन डी है, दोनों के आर्थिक आधार। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों के बारे में प्रचलित रीढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? तो ऑप्शन ए है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर भी पड़ता है। ऑप्शन बी है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ऑप्शन सी है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और ऑप्शन डी है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर सामाजिक विखंडन की ओर ले जाता है। तो प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर सामाजिक विखंडन की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है? प्रश्न है, निम्नलिखित बयानों में से सही बयान कौन सा है? ऑप्शन है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी है, सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। और ऑप्शन डी है, सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित बयानों में से सही बयान कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, संविधान के अनुच्छेद 17 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन बी है, संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। और ऑप्शन सी है, संविधान के अनुच्छेद 16 में देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और ऑप्शन डी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17
में नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है? निम्नलिखित में सही कथन कौन है? तो चलिए सही कथन खोजते हैं। ऑप्शन ए है, बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ऑप्शन सी है, सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऑप्शन डी है, सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होते। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन कौन है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी कथन अभी पढ़े हैं, ये सारे कथन इससे पहले वाले क्वेश्चन से में भी पढ़े थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को मैं पहले करवा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आप कमेंट में बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने ध्यान से क्लास में बने हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? ऑप्शन है बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया देश में धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? ऑप्शन है अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की अपेक्षा, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान, या सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन है सांप्रदायिक, जातिवादी, आदर्शवादी या धर्मनिरपेक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1918 में, 1919 में, 1995 में या 1928 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1918 में। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1918 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ऑप्शन है 10.68%, 15%, 33%, 50%। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10.68%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 60, 61, 63 या 65। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 61, 61।
तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो 61 थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन है सांप्रदायिक, नारीवाद, धर्मनिरपेक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारीवाद। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो नारीवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? ऑप्शन है 61.9%, 70%, 65.5% या 60%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 65.5% महिलाएं साक्षर हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है? प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है? तो ऑप्शन है 30%, 33%, 35% या 40%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33%। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? प्रश्न है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस या जगजीवन राम। तो इस प्रश्न या इस कथन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगजीवन राम। यह कथन किसका है? तो जगजीवन राम का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? क्वेश्चन है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? ऑप्शन है 1961 में, 1971 में, 1975 में या 1980 में। तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश कब बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो 1971 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2000 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन है 40%, 60%, 50% या 33%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया कब? ऑप्शन है 1974 में, 1984 में, 1975 में या 1980 में। तो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया कब? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1975 ईस्वी में। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों, इस क्लास में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस को करवा दिए हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को करवाए हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। तो इसलिए इस क्लास को आप एक बार दोबारा भी देख लीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।